हाँ बेटा, वो पावर बटन बंद था। अब एक बार चेक करना, अब शायद आ रही होगी। हाँ हाँ, वॉइस नहीं आई लेकिन अब आ रही होगी, अब चेक कीजिए। ऑडिबल है, ओके। ठीक है जी, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी जीन प्याजे की, और वहां पर हम बात कर चुके थे वन, अडेप्टेशन, स्कीमा, इक्विलिब्रियम। ये तीन के बारे में हम बात कर चुके हैं, और आज की क्लास में जो शुरू होगा वो है इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण। कंजर्वेशन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है बचाना, दैट मीन्स टू सेव। चीजों को जब आप बचा के रखते हैं, बचा के रखने का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है उसके हर एस्पेक्ट को जब आप कवर करके अपने पास सेव करके रखते ताकि आगे के लिए इस्तेमाल कर सके, दैट इज कंजर्वेशन। इसका एक सिंपल मीनिंग निकलता है, वो ये है कि अगर किसी चीज के आकार में, रूप में परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दैट मीन्स इफ वी चेंज शेप और साइज, शेप एंड साइज को अगर आप चेंज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स क्वांटिटी रिमेन्ड अनचेंज्ड। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जब ये कंसेप्ट बच्चे के अंदर आना शुरू होता है तो उसे नाम दिया जाता है कंजर्वेशन का, कि वो अब चीजों को बचा के रख सकता है। दैट मीन्स ही और शी नाउ अंडरस्टूड कि केवल रूप परिवर्तन होने से वस्तु की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। इसका अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, मिट्टी का गोला लीजिए, उसको प्रेस कीजिए। जो मिट्टी का गोला पहले इस तरीके का था, इस आकार का था, वो प्रेस करने से इस आकार में बदल गया। जब आप मिट्टी के गोले को दबाते हैं तो वो कंप्रेस होकर क्या होगा, फैल जाएगा। फैलेगा तो उसका आकार तो बदल गया, साइज चेंज। लेकिन क्या क्वांटिटी चेंज हुई? तो क्वांटिटी चेंज हुई या नहीं, नहीं हुई। इसका एक तरीका है कि जो भी आपने परिवर्तन किया है उसे दोबारा से पुराने रूप में ले आओ। दैट मीन्स पुराने रूप में लाना। तो वो पुराने रूप में उतना ही आएगा जितना पहले था। तो इस चीज को नाम दिया जाता है कंजर्वेशन का। एग्जामिनेशन में आता है कि अगर आप एक कैरेक्टरिस्टिक को बेस बना के चीजों में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, या कहे कि अगर, हाँ जी, अगर हम पॉइंट ले कि अगर एक किसी भी मटेरियल की या किसी भी चीज की अगर शक्ल बदल दी जाती है, आकार बदल दिया जाता है, तो क्या उसकी मात्रा में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? इस चीज के बारे में जब बच्चे की समझ में आना शुरू हो जाता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण।
इसका एक एग्जांपल आपका चलता है कि दो बर्तन हैं जिनमें एक समान मात्रा में लिक्विड है, ए और बी। एक सी बर्तन है जो पतला और लंबा है। ए बर्तन के लिक्विड को सी में डाला जाता है, जिससे ए बर्तन कैसा हो जाता है, ब्लैंक, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। एम्प्टी हो गया है तो अब बी और सी में से किस में ज्यादा पानी है या किस में ज्यादा लिक्विड है? बच्चा अगर इस बात का जवाब देता है कि बी के मुकाबले सी में ज्यादा है, तो ये दिखाता है कि बच्चे में कंजर्वेशन की कमी है, संरक्षण की कमी, जिसकी वजह से केवल आकार बदल जाने से, ये आकार देखे पहले क्या था कि केवल एक लिमिट तक था, लेकिन उसने इसकी शेप को ध्यान में नहीं रखा। जैसे ही आकार बदला, हाइट ज्यादा दिखाई दे रही है लिक्विड की, तो बच्चे ने केवल एक एस्पेक्ट को कंसिडर किया। केवल एक एस्पेक्ट को कंसिडर अगर बच्चा कर रहा है तो दैट मीन्स कि बच्चों में कंजर्वेशन के गुण की कमी होती है। बिल्कुल कहकशा आता है। पॉइंट क्लियर है ये वाला? कंजर्वेशन की कमी होगी, लेकिन अगर बच्चा बता देता है कि B इक्वल्स टू सी, तो हम मानेंगे कि बच्चे में क्या आ गया है, कंजर्वेशन का गुण आ गया है, कंजर्वेशन का गुण। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं, वरना इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हम रख सकते हैं कि एक तार का टुकड़ा है, तार के टुकड़े से एक त्रिभुज बनाया गया है। तो ये 10 मीटर का टुकड़ा था। इसी टुकड़े को का रूप बदलकर एक आयत बनाई जाती है, एक रेक्टेंगल तैयार किया जाता है। तो अगर बच्चों से पूछा जाए कि किसमें ज्यादा तार लगा है, किसमें ज्यादा तार लगा है, और बच्चा अगर कहता है कि जो चौकोर है उसमें ज्यादा है, तो वहां पर किस चीज की कमी दिखाई दे रही है, कंजर्वेशन की। लेकिन अगर बच्चा देखता है कि तार का टुकड़ा वही है, केवल क्या बदला है, रूप बदला है, अगर रूप बदला जाता है तो इसका मतलब है मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी। मात्रा के अलावा इसमें एक और चीज आती है जिसे कहा जाता है आयतन। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आता है। अगर हम पीछे वाला एग्जांपल देखें तो वॉल्यूम इन दोनों का सेम रहेगा, ए और सी दोनों का वॉल्यूम एक जैसा आएगा, केवल इनके आकार में बदलाव आपको दिखाई देगा। पॉइंट क्लियर है ये? ठीक है जी। ये योगिता शर्मा, देखिए अभी मैं बेटा स्टेजेस का नहीं बता रहा, अभी मैं केवल बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। बेसिक प्रिंसिपल जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो उससे आपको स्टेजेस में समझने में दिक्कत नहीं आएगी। लिखने को मैं लिखवा सकता हूँ कि कंजर्वेशन की जो एबिलिटी है बच्चे में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, मेरा काम खत्म है। लेकिन इसका मीनिंग अगर कभी क्लियर नहीं होगा, तो पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, प्रीवियस सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस सीटेट्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हो सकता है कि अगली बार आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाए कि तार का टुकड़ा है, उसके टुकड़े का रूप बदल दिया गया है, तो बताइए कि मात्रा में अगर कोई परिवर्तन बच्चा डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे में किस चीज की कमी है, तो वो कंजर्वेशन के गुण की कमी आएगी। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट इज कॉग्निशन स्ट्रक्चर। ये सबसे बेहतर है, संज्ञानात्मक ढांचा। संज्ञानात्मक ढांचे की बात करें तो दो बच्चों में
इसी के आधार पर अंतर किया जाता है। जैसे एक बच्चा है जो कि है 5 साल का, 5 ईयर चाइल्ड, और एक बच्चा है जो है 18 साल का, 18 ईयर चाइल्ड। ये दोनों बच्चे दिवाली के टाइम पर पटाखे फोड़ रहे थे। 5 साल का बच्चा भी क्या कर रहा था, क्रैकर्स जला रहा था। 18 साल का बच्चा भी क्या कर रहा था, क्रैकर जला रहा था। वहां पर जो आपको पता है कि दिल्ली में अब की बार पटाखे जलाना बैन है, पटाखे नहीं जला सकते। तो वहां पर क्या होता है कि एक टीम आती है जिसे हम बोलते हैं चालान टीम। वो टीम जब आती है तो इन दोनों में से किसका चालान कंफर्म काटेगी, 5 साल वाले बच्चे का या 18 साल वाले बच्चे का, ये बताइए। इन दोनों में से किसका चालान कंफर्म कटेगा, 5 साल वाले बच्चे का या 18 साल वाले बच्चे का? और क्यों, रीजन और बताना। जो बच्चे बता रहे हैं 18, उनके लिए सवाल है क्यों, और 5 साल वाले बच्चे को कैसे छोड़ देंगे? ध्रुव कुमार, 17 साल वाला बच्चा कौन है भाई? हाँ जी ध्रुव जी, 17 साल वाला बच्चा किस कहां से ले आए? हाँ, ये जो वर्ड आप लेकर आ रहे हैं कि वो मैच्योर है, उसे रूल्स का पता है, अडल्ट होना जरूरी नहीं है, मैं इसको चेंज कर देता हूं। इसको अगर हम चेंज भी कर दे और यहां पर हम लेकर आ जाते 16 साल, तब भी 16 साल वाले बच्चे का चालान कटने के चांसेस ज्यादा है। कारण क्या है, जो पॉइंट आपने रखा कि 5 साल वाले बच्चे और 18 साल वाले बच्चे में मेन डिफरेंस किस चीज का है, उनकी समझ का। इस समझ को कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम रखते हैं एक ही टर्म में, एंड दैट इज इंफॉर्मेशन। 5 साल वाले बच्चे के पास जितनी इंफॉर्मेशन है उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास है, 18 साल वाले बच्चे के। तो अगर हम कॉग्निशन स्ट्रक्चर देखें, ये 5 साल वाले बच्चे का कॉग्निशन स्ट्रक्चर है और ये 18 साल वाले बच्चे का है। जो 5 साल वाले बच्चे से बहुत ज्यादा मैच्योर है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है आप उतने बेहतर ढंग से कार्य कर पाते हैं। इसीलिए 5 साल वाले बच्चे को हम कहेंगे कि इसमें अभी समझ नहीं है, तो इसको माफ किया जा सकता है। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल होता है कि एक 3 साल का बच्चा, 3 ईयर चाइल्ड, सर्दियों में आपके ऊपर पानी डाल दे। सर्दियों में मॉर्निंग में ठंडा पानी आपके ऊपर डाले, सोते हुए, जब आप सो रहे हैं, और एक इसी काम को करे 12 साल का बच्चा, तो दोनों में से कौन ज्यादा पिटेगा, या कौन पिटेगा और क्यों पिटेगा? इस बात का जवाब भी जब आप देते हैं तो उसके पीछे कारण क्या होता है, कॉग्निशन स्ट्रक्चर, यानी कि संज्ञानात्मक ढांचा। क्लियर है पॉइंट? तो इससे आगे बढ़ेंगे भाई। If it is clear, then we move on to the next point. आते हैं जी अगले में। एक बच्चे ने लास्ट क्लास में पूछा था स्कीम्स, इसे हिंदी में भी स्कीम्स कहते हैं और आम भाषा में कहते हैं योजना बनाना। स्कीम्स का मतलब होता है अ पैटर्न विच कैन बी रिपीटेड। एक पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का एक संगठित क्रम होता है
जिसे दोहराया जा सकता है। जब तक बच्चा इसको रिपीट करता है, दोहराता है और उसमें कोई चेंज नहीं लाता है, नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज, तब तक वो किस में होता है? स्कीम्स में। जब तक बच्चा कोई चेंज स्वीकार नहीं करता तब तक तो रहेगा किसमें? स्कीम्स में। और जैसे ही वो चीजों को जनरलाइज कर लेगा, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना शुरू कर देगा वो क्या हो जाएगा? जनरलाइज्ड। और जनरलाइज्ड होता है स्कीमा। ये डिफरेंस है भाई। स्कीम्स में आप क्या करते हैं, जो भी आपका व्यवहार है उसे दोहराते हुए चलते हैं। दोहराते हुए चलने का मीनिंग है ये, छोटे बच्चे का स्कूल जाने के लिए तैयार होना, तो आप देखेंगे कि इसका एक पैटर्न होता है कि बच्चा सुबह उठता है, जिस पैटर्न को वो यूज करता है वो उसी स्टेप को, अगर पहला स्टेप उसका है सुबह उठकर टॉयलेट जाना, तो वो इसी स्टेप को यूज करेगा डेली बेसिस पे। टॉयलेट के बाद अगर उसका सेकंड स्टेप है बाथ लेना, नहाना, वो उसे करेगा। थर्ड स्टेप अगर उसका है कि बाहर आने के बाद बच्चा ब्रश करेगा, नहाने के बाद अगर ब्रश करता है तो वो हमेशा ब्रश ही करता आपको मिलेगा, जब तक वो उसमें क्या नहीं करता है? परिवर्तन, नो चेंज। जब तक चेंज नहीं करता तब तक वो किस में रहेगा? स्कीम्स में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम के बाद बच्चा इसमें चेंज कर दे कि सुबह उठा, टॉयलेट किया और टॉयलेट के बाद ब्रश करके बच्चा यहां पर आपका आएगा फोर्थ स्टेप की फूड लेता है, फिफ्थ स्टेप होता है कि स्कूल के लिए रेडी होता है। तो हो सकता है कि तीसरे स्टेप के बाद सीधा बच्चा पांचवा स्टेप आपको करता मिले। जब बच्चा स्टेप्स में चेंजेस लाना शुरू कर देता है तो ये बन जाता है उसका स्कीमा। जब तक चेंजेस नहीं करता है तब तक वो किस में रहता है? स्कीम्स में। यहां से बच्चा वाटर बोतल उठाता है, तो बच्चा डेली बेसिस पर जब इसी प्रोसेस को फॉलो करता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्कीम्स। और जब इस प्रोसेस में वो चेंजेस ले आता है तो उसे कहते हैं स्कीमा। कोई डाउट इसमें तो बता। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये वाला? अक्षर सिंह, चीजों को अगर बच्चा उसी पैटर्न में रिपीट करता है, वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए शब्द यहां पर क्या लिखा है? संगठित क्रम है, पैटर्न है जिसे वो फॉलो करेगा। और पैटर्न क्या होता है? उसी रूप में चलता रहता है जैसे बना है। लेकिन जब आप पैटर्न को जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज करने का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करना। जब आप स्कूल में थे तब आपका पैटर्न अलग था, लेकिन अब जब आप कॉलेज में आ चुके हैं, अपना डिप्लोमा करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप सुबह उठे और ना टॉयलेट गए, ना आपने नहाए, ना आपने ब्रश किया, आपने क्या किया? सीधा कहाँ पहुंच गए आप? रेडी हो गए, और रेडी होकर सीधा कहाँ आ गए? अपने इंस्टीट्यूट में। ना आपने पानी की बोतल ली है, ना आपने खाना खाया है, कोई भी काम नहीं किया, आपने सीधा क्या किया? सीधा सुबह उठे और डायरेक्ट अपने इंस्टीट्यूट में पहुंच के रेडी हो गए। तो ऐसा पॉसिबल होता है। और जब यह पॉसिबल होता है तो वहां पर क्या आ जाता है? आपका स्कीमा। कोई चेंज नहीं करेगा कभी भी तो भाई वो उसके स्कीम्स का पार्ट बना रहेगा, वो उसी को फॉलो करता हुआ चलेगा। और एक लेवल के बाद स्कीम्स हमेशा स्कीमा में कन्वर्ट होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, जब हम लेट हो जाते हैं तो जैसे ही लेट होते हैं हम क्या करते हैं? अपने स्कीमा का इस्तेमाल करते रहते हैं, चेंजेस लाते, जनरलाइज कर लेते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इस्तेमाल करते हैं। जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है उसे कहा जाता है स्कीमा। व्हेन वी यूज आवर स्कीम्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियर भाई? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिसेंटरिंग यानी कि विकेंद्रण।
विकेंद्रण होता है अलग अलग डायमेंशन से या अलग अलग तरीके से चीजों के बारे में सोचना। अगर बच्चा किसी एक एस्पेक्ट को ही ध्यान में रखकर समस्या समाधान करता है तो वह विकेंद्रण की कमी कहलाता है। विकेंद्रण की कमी, वर्ड पर ध्यान रखिएगा, विकेंद्रण की कमी कहलाता है। क्योंकि बच्चे ने क्या किया, केवल एक एस्पेक्ट को कंसिडर किया। लेकिन अगर बच्चा मल्टीपल एस्पेक्ट यानी कि हर एस्पेक्ट को सोच के चलता है, किसी एक चीज को बेस बना के काम नहीं करता, तो उसे क्या कहा जाता है, डिसेंटरिंग। ये याद रखिएगा, जब तक बच्चे में कंजर्वेशन का गुण नहीं आएगा तब तक विकेंद्रण नहीं आ सकता। डिसेंटरिंग कंजर्वेशन की कमी के कारण होता है। सॉरी, लैक ऑफ डिसेंटरिंग कंजर्वेशन की कमी के कारण होता है। कंजर्वेशन की कमी के कारण। जैसे ही बच्चे में कंजर्वेशन आएगा, डिसेंटरिंग भी आ जाएगा। वर्ड के ऊपर ध्यान रखिएगा, जैसे ही कंजर्वेशन आएगा, कंजर्वेशन स्टार्ट, डिसेंटरिंग स्टार्ट। क्लियर है मीनिंग? डिसेंटरिंग डिपेंड्स अपॉन कंजर्वेशन। इजी भाई? अगर इजी है तो आगे बढ़ते हैं इससे। लैक ऑफ डिसेंटरिंग, लैक ऑफ कंजर्वेशन, सिंपल सा मीनिंग। डिसेंटरिंग स्टार्ट, कंजर्वेशन स्टार्ट। आते हैं राजा इस बात के ऊपर भी बेटा। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए जी। अरे तूबा काजिम जी, डिसेंटरिंग की फुल फॉर्म कहां से लाए? फुल फॉर्म बेटा उसकी होती है जो छोटा लिखा हो। हाँ बताइए, क्या डाउट है? यस, बिल्कुल बढ़िया लिखा है योगिता। एग्जाम्पल, ओके जी। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब चीजों के लिए जिद करते हैं, मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, या कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ो, पटाखे का सबसे अच्छा है क्रैकर्स। छोटे बच्चों को आप क्या करते हैं, क्रैकर्स की जब बात आती है तो आप उनको क्या करते हैं, एक लड़ी दे देते हैं। लड़ी में क्या होता है, बहुत सारे पटाखे होते हैं। अगर इससे काम ना चले तो बच्चे को कहते हैं बिजली बम का पैकेट।
अब बच्चा या तो लड़ी लेगा या बिजली बम का पैकेट, और इसके साथ साथ उसके सामने रखते हैं कि 2 फुलझड़ी, बड़ी वाली, और 5 फुलझड़ी छोटे वाले। 5 क्या 15 कर दो। इन दोनों के रेट में कंपैरिजन देखोगे तो 2 फुलझड़ी जो बड़े वाली आती है वो बहुत महंगी आती है एज कंपेयर टू जो छोटी छोटी फुलझड़ियां आती है उनके मुकाबले। बच्चे को बिजली बम का पैकेट पसंद आएगा या एक लड़ी? एक लड़ी में आपके होते हैं अराउंड 28 क्रैकर, और इसमें होते हैं अराउंड 100। तो बच्चे इनके पीछे भागेंगे या एक जो गोला बम होता है जिसमें होते हैं 10 केवल, उसके पीछे भागेंगे? बच्चों को क्या पसंद आएगा? हाँ जी, दोनों में से क्या पसंद आएगा बच्चों को? बच्चों को ये चीजें ज्यादा पसंद आएगी एज कंपेयर टू गोला बम, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी कम है। क्यों? बच्चा केवल एक एस्पेक्ट ध्यान में रख के चल रहा है, और वो क्या है? क्वांटिटी का। जब क्वांटिटी का दिमाग में रख के चलता है बच्चा, तो वो क्या करता है? जहां ज्यादा दिखाई देता है उस तरफ भागता है। तो बच्चे में डिसेंटरिंग की कमी होती है, क्योंकि वो केवल क्वांटिटी देख रहा है, क्वालिटी नहीं देख रहा है, रेट की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर एक बड़े बच्चे की बात करें तो बड़ा बच्चा कभी भी बिजली बम के पैकेट को नहीं लेगा, क्योंकि उसमें एक एक बम छुड़ाते रहो, बहुत टाइम लगता है। बड़े बच्चे क्या करते हैं? या तो बड़ी फुलझड़ियां लेते हैं, या फिर गोला बम लेते हैं, या बड़ी बड़ी चीजें लेंगे, छोटी चीजें नहीं लेंगे, और जो महंगी होंगी उसको ध्यान से छाटेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो हम जब रेट को भी ध्यान में रख के, रेट प्लस साउंड प्लस क्वालिटी, तो ये 3 चीजें एक बड़ा बच्चा दिमाग में रख के चलेगा छोटे बच्चे के मुकाबले। छोटे बच्चे को अगर आप बिजली बम का पैकेट दे रहे हैं, तो एक बिजली बम का पैकेट है जो कि मुर्गा ब्रांड है, और एक बिजली बम का पैकेट है जो कि एक्स ब्रांड है। तो छोटे बच्चे को ब्रांड से भी मतलब नहीं है, वो एक्स ब्रांड वाले को भी लेकर खुश रहेगा। लेकिन आप लोग किसको पसंद करेंगे? मुर्गा ब्रांड को। रीजन? इसमें क्वालिटी है। तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं कि रेट क्या है, साउंड क्या है, क्वालिटी क्या है। आप डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में सोचते हैं, लेकिन छोटा बच्चा केवल सेंट्रलाइज होता है। उसे क्या चाहिए होते? केवल क्वांटिटी। इसलिए वो ना तो क्वालिटी को देखता, ना साउंड को देखता, ना रेट को देखता, वो केवल क्वांटिटी के पीछे भागता है। क्लियर है पॉइंट? अरे अक्षर सिंह, वो ले लेंगे, उन्हें छोड़ दे बेटा। इजी है भाई ये। तो ये होता है आपका डिसेंटरिंग का बेटा। ठीक है तोबा, ये तूबा काजिम। वापस आते हैं भाई। कंजर्वेशन और डिसेंटरिंग के बाद आती है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं की बात करें तो पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था। इसी प्रेरक की जगह वर्ड आ जाता है संवेदी पेशीय अवस्था, और इसी के जगह नाम आ जाता है इंद्रिय जनित अवस्था, और इसी के जगह नाम आता है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी और गामक अवस्था। तो ये हिंदी में नाम है इतने सारे किसके? सेंसरी मोटर स्टेज के। क्लियर है भाई? हाँ रूबी गुप्ता उसमें भी है बेटा। चलिए जी वापस इधर आते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज में इसके नाम पहले हमने क्लियर कर लिए। एग्जामिनेशन में एक बार आया था कि इंद्रिय जनित अवस्था, ये हिंदी नाम पूछा गया था, और हिंदी नाम के बेस पर आपसे पूछा गया था कि किस स्टेज में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चा सेंसेस के थ्रू ही करता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन सेंसेस। ये हमने जब डेफिनेशन की थी तो डेफिनेशन में इस बात के ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया था कि कलेक्शन ऑफ
इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डेटा, इसके ऊपर सब कुछ चलेगा। तो अब सूचनाएं बच्चा जैसे कलेक्ट करता है उसी बेसिस पर पहली स्टेज का नाम रखा गया, और पहली स्टेज का नाम इसीलिए क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। यहां की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सूचनाएं केवल इंद्रियों के माध्यम से ही ग्रहण की जाती है, इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण। दैट मीन्स कि बच्चा सुन के, देख के या टच करके क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्या करता है, अपना कॉग्निशन स्ट्रक्चर तैयार करता है, और उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो काम करता है। इसलिए छोटे बच्चे के पास सूचनाओं का भंडार कम होता है बड़े बच्चे के मुकाबले। आगे आते हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, सेंसेस ओनली। हाँ क्या हुआ बेटा, आज इधर आज थोड़ा सा बेटा आज के देखिए क्लास अभी चलेगी, लेकिन ये है मेरा बेटा है, उधर देखो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये साथ आ गया था, इसीलिए क्लास आपकी आज 5 की जगह 6 बजे हुई थी। तो ये अभी थोड़ी देर वेट कर पाएगा या नहीं कह नहीं सकता, लेकिन जितनी देर वेट करेगा तब तक क्लास चलेगी। ओके, कर लोगे आप वेट, पढ़ा ले अभी, जाइए आप खेल लोगे थोड़ी देर, चलो बाय कर दो सबको, उधर उधर करो, अभी आते पापा। नहीं बेटा इसको बॉम्ब नहीं चाहिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि पिछले 15 दिनों से फीवर चल रहा है। आपको भी पता है कि टाइफाइड एक बीमारी है, तो वो उसकी दिक्कत है थोड़ी। कोई नहीं, सब छोड़ते हैं, वापस इधर आते हैं भाई। हाँ सेंसेस आर टीचर्स राजा, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि सेंसेस ही होती है जो छोटे बच्चे को सिखाती है। सिखाती तो हमें भी है, लेकिन हम ज्यादा भरोसा किस पे रखते हैं, लिखी हुई बातों पर। चलिए जी वापस इधर आते हैं। कलेक्शन और डेटा और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, केवल सेंसेस के थ्रू होता है। इसी में सेकंड पॉइंट आता है कि दो बाय बर्थ स्कीमा, जो हम पहले भी लिख चुके हैं, यहां पर सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है, तो उसको हम यहां पर जोड़कर चलेंगे, ये याद रखिएगा। थर्ड होता है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस एबिलिटी, यानी कि वस्तु स्थायित्व के गुण की योग्यता। ये आपका आ जाता है 8th मंथ के बाद, या 8th मंथ से आप कह सकते हैं। इमिटेशन, इमिटेशन की अगर हम बात करेंगे तो इमिटेशन में एक हिस्सा रहता है बेटा, बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा आप एक्शन करते हैं बच्चा उसी को रिपीट करने की कोशिश करता है। इसीलिए क्या होता है कि बच्चे के रिफ्लेक्सेस टर्न्स इनटू रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है कि बच्चे की जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, जैसे वो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो अपने हाथ पैर हिला रहा है, ये होते हैं रिफ्लेक्सेस जो उसके चल रहे हैं बिना किसी चीज के। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है जैसा सामने आप उसे दिखाएंगे, बच्चा जब वैसा ही कॉपी करे तो उसे रिफ्लेक्ट करना कहते हैं, कि एक चीज का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है और बच्चा उसको नकल करके वैसा ही करने की कोशिश करता है, तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिव। और ये है आपका रिफ्लेक्सेस। क्लियर है? ये प्रतिक्रियात्मक से प्रतिबिंबात्मक हो जाता है।
प्रतिबिंबात्मक। बिंबात्मक होने का मतलब है कि जैसे ही आप उसके सामने इमेज दिखाओगे बच्चा वैसा कोशिश करेगा। पेरेंट्स बच्चे के सामने क्या करते हैं, फेस बनाते हैं, गर्दन हिलाते हैं, हाथ से करते हैं। तो छोटा बच्चा भी कोशिश करता है कि वैसा ही एक्शन करे जैसा एक्शन उसके पेरेंट्स या लविंग वन कर रहा है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक है आपकी किसकी, सेंसरी मोटर स्टेज की। नहीं, जीववाद का गुण नहीं आता रूबी गुप्ता, थोड़ा सा तो इंतजार कर लो भाई, अभी चलेगा। रिफ्लेक्सिस, ठीक है ध्रुव। रिफ्लेक्सिस का मतलब बच्चे का हाथ पैर मारना। एक छोटा बच्चा जन्म के बाद से क्या करता है, अपने हाथ पैर मारता है। इसी हाथ पैर मारने को एक नाम दिया जाता है, सोलिटरी प्ले। ये वर्ड अगर किसी बच्चे ने सुना हो, सोलिटरी प्ले। बच्चा अपने आप से ही खेलता है, अपने हाथों से खेलता रहता है, हाथों को पकड़ लेगा, फिर उससे छुड़वाए नहीं जाते, अलग नहीं होते, तो उसमें रोना शुरू कर देगा, अपने अंगूठे को मुंह तक लेकर जाएगा, हाथों को यूं करता रहेगा। ये जो करना है, जब बच्चा अपनी बॉडी के साथ ही खेलता रहता है तो वो उसके किस में आ जाता है, सॉलिटरी प्ले में। और उसी को हम क्या नाम ले लेते हैं, रिफ्लेक्सेस। कि हाथ पैर चला रहा है तो रिफ्लेक्सेस है। रिफ्लेक्टिव होने का मतलब है आपने बच्चे के सामने जैसा किया, बच्चा अगर उसी को दोहराए तो वो रिफ्लेक्शन में आता है। क्लियर है? हाँ, योगिता शर्मा ऑन लुकर भी आएगा भाई, कोऑपरेटिव थोड़ा लेट आएगा। ये टाइप्स ऑफ प्ले होते हैं, वो मैं आप लोगों को अलग से कराऊंगा, फिलहाल इसी में फोकस करते हैं वापस। ये सॉलिटरी प्ले भी लिखवाना पड़ेगा क्योंकि एक बच्चे ने पूछ लिया था, वरना ये भी नहीं लिखवाता अभी। सेकंड आता है आपका प्री, सॉरी, सेकंड से पहले एक पॉइंट रह गया था, वो और लिख लीजिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज में 6 सब स्टेजेस होती है। ये एक बार क्वेश्चन बन चुका है तो याद रखिएगा, 6 सब स्टेजेस होती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल इतनी सी लाइन कि कितनी सब स्टेजेस होती है, ये अगर आप कर लेंगे दैट्स एनफ। इससे आगे करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। इसमें जितने भी रिफ्लेक्सेस है, रिएक्शंस है, सब आते हैं। कोऑर्डिनेशन करना, टेरिटरी लेवल पर जाना, तो वो हमें अभी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल इतना याद कर लोगे सीटेट के लिए, मोस्ट ये आपके लिए आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। वापस आते हैं भाई, अब स्टेजेस के ऊपर ही आ जाते हैं। सेकंड आपकी हो जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से लेकर 7 साल तक, जिसका नाम होता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। मीनिंग पर अगर जाए, प्राक का मतलब होता है पहले, संक्रिया यानी कि ऑपरेट करना, दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाने से पहले की जो अवस्था होती है, यानी कि जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है सही ढंग से, उसे क्या नाम दिया जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मीनिंग क्लियर है? अक्षर सिंह अभी बताएंगे भाई। कोई डाउट है भाई इसमें? कोई डाउट है तो बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए भाई, एजुकेशन पॉइंट, यस सर, क्या डाउट आया? जल्दी बताओ ताकि इससे खत्म करें इसको भी। प्री ऑपरेशनल का मीनिंग सिंपल है बेटा, ऑपरेट करने का मतलब है जब आप किसी काम को करते हैं सही ढंग से। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, शायद उससे क्लियर हो जाए। ऑपरेशन थिएटर, जिसे आप लोग ओटी बोलते हैं। जब ओटी में एक पेशेंट जाता है, एक पेशेंट को भेजा गया ओटी में, और जाने के बाद डोर क्लोज कर दिया जाता है।
डोर क्लोज होने के बाद डॉक्टर आता है ओटी में जाने के लिए। जब डॉक्टर ओटी में जाने के लिए आता है तो जो पेरेंट्स है, केयर टेकर्स है, या जो भी उसके रिलेटिव है, किसके रिलेटिव, पेशेंट के, वो डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब क्या रहेगा, बचा लो बचा लो। तो डॉक्टर क्या जवाब देता है? डॉक्टर कहता है कह नहीं सकते। ये जो लाइन है ना, कह नहीं सकते, कांट से, ये कब की लाइन है? ऑपरेशन होने से पहले की। कब की लाइन है? ऑपरेशन होने से पहले की। तो बच्चा जब इस स्टेज में होता है प्री ऑपरेशनल, उसमें भी बच्चे के यही हालात होते हैं कि बच्चा गारंटी से नहीं कह सकता कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा या नहीं कर लेगा। दैट मीन्स ही और शी डजंट नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम प्रॉपरली। यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं होता है बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो केवल ट्राई कर सकता है लेकिन एक सही तरीके से समस्या समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाता। इसीलिए नाम क्या आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट है तो इसमें बताइए। हाँ, अब दुआ ही बचा सकते हैं सन्नीरा, ये जो वर्ड बोला था ना, अब दुआ ही बचा सकती है, वो दुआ नहीं, ये सर्जरी के बाद बताएगा। सर्जरी से पहले तो क्या कहेगा भाई? कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक ऑपरेट तो किया ही नहीं है। तो बच्चे के भी हालात ऐसे होते हैं कि वो गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि वो काम कर लेगा, तो श्योरिटी नहीं होती है, इसीलिए नाम क्या जाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहली आती है लैक ऑफ डिसेंट्रिंग, ये अभी अभी हमने किया था। एनिमिज्म बच्चे में पाया जाता है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस में मैं आप लोगों को करा चुका हूं, तो मैं दोबारा लिखवा नहीं रहा हूं, केवल ये नाम नाम काफी है। एनिमिज्म पाया जाएगा। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दैट मीन्स पलटावी के गुण की कमी। पलटावी के गुण की कमी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पलटावी के गुण की कमी का मतलब है कि बच्चा ये तो बता सकता है कि भारत की राजधानी, क्योंकि हम बच्चों को याद ही ऐसे कराते हैं, भारत की राजधानी क्या है, ये तो बच्चा बता देगा। लेकिन अगर बच्चे से पूछा जाए कि ये किसकी राजधानी है, भारत की राजधानी पूछा, आपने बता दिया दिल्ली। बच्चे से ये पूछ लिया गया कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो अब बच्चे के लिए क्या हो गया? एकदम से नया क्वेश्चन। और जैसे ही नया क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है बच्चे को क्या आ गई है अब? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अगर आ गई है तो बच्चे को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? अकोमोडेशन की। और अकोमोडेशन कौन कराएगा? आप लोग कराएंगे, यानी कि टीचर कराएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? कोई डाउट है इसमें? हाँ, सीरियल में कहते कहीं भी कहे भाई, हमें तो उससे मतलब हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, चाहे सीरियल का हो चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम से भी अगर हमारा टॉपिक क्लियर होता है तो हम उसका नाम भी ले लेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद नाम ले दूंगा एक दो। इजी है ये? हाँ, वो नहीं बता पाते उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? ये पलटावी के गुण की कमी है। बच्चा एक डायरेक्शन में चीजों को ले जा सकता है, लेकिन जैसे उसे उल्टा करना होता है नहीं कर पाता। इसीलिए आप एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, लेकिन अगर बच्चे से पूछा जाए 12 इंच में कितने फिट होते हैं, तो बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जो शुरुआती एज होती है उसमें बच्चा रोट लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग के स्थान पर, उसके कारण ये चीज रहती है। क्लियर भाई? तो अब आगे आते हैं जी इसी में। ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, ये हम कर चुके हैं। अहम केंद्रित भाषा, बच्चा आई माई मी पर फोकस रखता है।
केवल मैं के ऊपर उसका भरोसा रहेगा, मैं के ऊपर ही उसका फोकस रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। हाँ, रोशनी खान बैक काउंटिंग कर लेते, एक बच्चे ने अच्छा बोला। अब सुनना, 1 से लेकर 10 तक आपने बैक काउंटिंग करने के लिए बोला, बच्चे ने बोल दिया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये बैक काउंटिंग बच्चे ने किया। अब मैं इसको करवा के दिखाता हूं आपको दोबारा से। आपने 1 से 10 तक सिखाया, बच्चे को बोलिए 5 से बैक काउंटिंग कर। तो जैसे ही 5 से बैक काउंटिंग के कहोगे अटकेगा। रीजन, उसने रटा हुआ है 10 से, तो वो 10 से बैक काउंटिंग करके आपको तुरंत सुनाता है। इसी बच्चे से एक क्वेश्चन आप करके देख लेना। 3 × 2 = 6, उसी को ये दूसरा क्वेश्चन देना और पूछना ये दोनों क्वेश्चन एक है या अलग है। दो क्वेश्चन एक साथ लिख के दे देना। इसमें भी बच्चा कैलकुलेट करेगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा वो 2 तक लेकर जाएगा, और इसमें भी वो कैलकुलेशन करेगा, 2 का पहाड़ा 3 तक लेकर जाएगा। ये चीज दिखाती है कि बच्चे के लिए दोनों क्वेश्चन नए हैं, जबकि हम लोगों के लिए दोनों क्वेश्चन कैसे, एक जैसे हैं। क्लियर? सबसे छोटा लेवल बताया है, इसी का एक बड़ा लेवल ले सकते हैं कि 3 × 9 और 9 × 3। इसमें 3 का पहाड़ा बच्चा 9 तक पढ़ेगा, कभी भी देख लेना, और यहां पर 9 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेगा। रट्टा मार के करता है सन्नी राय शुरुआत में, अंडरस्टैंडिंग तो बेटा बाद में आती है। रिवर्स की आप प्रैक्टिस कराते हैं, उससे पहले उसके बाद, उससे पहले उसके बाद, आफ्टर एंड बिफोर। जब इसकी तैयारी कराते हैं, इसको प्रैक्टिस बार बार कराते हैं, तो भाई एक लाइन तो बोली जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वीमन आल्सो। तो प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, ये वर्ड हम ले सकते हैं। तो वो चीज आपको दिखाई देती है, नॉर्मल बात है। क्लियर है भाई? अब अगर कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी रोशनी खान जी, अब क्लियर है या अभी भी डाउट है? और ये भी याद रखना भाई, छोटा बच्चा जितनी चीजें याद कर लेगा, हम लोगों को भी दिक्कत आ जाएगी, उसके लिए आसान है। रट्टा जितना अच्छा छोटा बच्चा मारता कोई भी नहीं करता, क्वालिटी है उनकी। क्योंकि छोटा बच्चा केवल एक डायरेक्शन में सोचता है, टीचर ने अगर बोल दिया ये सही है तो वो सही है, उसके बाद दुनिया की कोई चीज उसको मिटा नहीं सकती। ये कहोगे कि भाई गलत है, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके टीचर ने बोल दिया सही है तो सही है, वो डाउट नहीं रखता। अच्छा, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी को हिंदी में लीजिए जी। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पलटावी के गुण की कमी, लिखा तो हुआ है भाई। कौन सा बच्चा है ये? तूबा काजिम, क्या बात है भाई, ध्यान नहीं देते क्या? हाँ, नो की टेबल को याद नहीं करता, उन्हें क्या चाहिए, केवल लिखने का तरीका आ गया, उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। ये तरीके से केवल लिखना आता है, समझना नहीं आता। क्लियर? वापस आते हैं, इकोसेंट्रिक स्पीच हो जाती है, अहम केंद्रित भाषा। और आगे इसमें ऐड ऑन करते हैं, इसमें और जरूरत नहीं पड़ेगी, एनफ है। थर्ड आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष की उम्र। अगर आप ध्यान देंगे, इसे हिंदी में कहा जाता है ठोस संक्रिया की अवस्था। इसके मीनिंग को हमेशा याद रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कंक्रीट वो चीज होती है, कंक्रीट वो चीज होती है जो देखी जा सके, टच की जा सके और काउंट की जा सके। ये 3 क्वालिटी जिस चीज में होते हैं उसे हम नाम क्या देते हैं, कंक्रीट, यानी कि ठोस। अगर किसी चीज को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो क्या बन जाती है आपकी, मूर्त या ठोस। अगर बच्चे के सामने आप प्रॉब्लम रखते हैं इन 3 रूप में, कि बच्चा उसको देख सके, उसको छू सके यानी कि हाथ लगा के उसको टच कर सके,
और उसको गिन सके, काउंट कर सके। तो ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बच्चा इस एज में बड़ी आसानी से करता है। इसीलिए कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की कंक्रीट थिंकिंग स्टार्ट होती है। कंक्रीट थिंकिंग स्टार्ट यानी कि मूर्त चिंतन बच्चे का प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? अब मूर्त चिंतन क्या होता है? अगर समस्या आपके समक्ष मूर्त रूप में उपस्थित है तो बच्चा उसका समाधान करने की योग्यता रखता है। जैसे अगर बच्चे को आप बोलते हैं कि एक ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल, तीसरी ट्रायंगल और चौथी ट्रायंगल, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? ए है, बी है, सी है कि डी है? तो बच्चा आराम से बता देगा डी है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में देते बच्चे को ओरली कि ए इज लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज लेस देन डी, तो बताइए सबसे बड़ा कौन है? तो भाई ये कंफ्यूजन तो हम भी कई बार दूर नहीं कर पाते, लेकिन छोटे बच्चे के लिए सोचो कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने इमेज बनाकर दिया तो उसके लिए कैसा हो गया? ये मूर्त हो गया। और जैसे ही मूर्त रूप में समस्या सामने आई बच्चे ने आसानी से उसको सॉल्व किया। इसीलिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को सिखाते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि समस्या मूर्त रूप में बच्चे के सामने उपस्थित की जाए। क्लियर? कोई डाउट है भाई इसमें? अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं इसी में। मूर्त चिंतन शुरू। एनिमिज्म ओवर। एनिमिज्म ओवर होने का मतलब है बच्चा अब समझ जाता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, इसलिए उसे कहा जाता है कि जीववाद समाप्त हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बच्चा पलटावी का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। बच्चा सीरिएशन कर पाता है। सीरिएशन का मतलब है क्रमबद्ध रूप में चीजों को लगा देता है। क्रमबद्ध कैसे लगाएगा? छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, आकार के आधार पर, रंग के आकार के आधार पर अब क्या करता है? चीजों को एक सीरीज में लगा पाता है, इसे सीरिएशन कहते हैं। और सीरिएशन क्रमबद्धता अब बच्चा ये भी कर सकता है कि दो चीजों में लिंक बनाकर, जैसे A is greater than B, B is greater than C, that means A is greater than C। ये सीरिएशन, ये क्रमबद्धता जब बच्चे में आ जाती है तो वो भी किस में आती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। दो चीजों में संबंध स्थापित रख के, दो चीजों में संबंध स्थापित करके एक निर्णय तक पहुंचना ये पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए? कंक्रीट फॉर्म में। सीरिएशन के बाद आता है क्लासिफिकेशन, ये भी सेज में शुरू हो जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण बच्चा भार के आधार पर, भारी चीजें एक तरफ, हल्की चीजें एक तरफ, रंग के आधार पर, लाल रंग की अलग जगह, हरे रंग की अलग जगह, पीले रंग की अलग जगह, और आकार के आधार पर, इनके आधार पर बच्चा अब चीजों को व्यवस्थित कर पाता है एक जगह पर, यानी कि अलग अलग चीजों को उनके आकार, रंग, रूप के आधार पर उनका कैटेगराइजेशन कर देता है, उनके ग्रुप बना देता है। इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। ये भी बच्चे की शुरू हो जाते हैं इस एज में आते आते। यस बिल्कुल रूबी गुप्ता। क्लियर है भाई? अगर ये भी क्लियर है तो क्लासिफिकेशन भी हो गया है, सीरिएशन भी हो गया है, एक रह गया बस कंजर्वेशन स्टार्ट। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था क्या चीज है, तो इसमें ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंजर्वेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। हाँ, लॉजिक बिगिंस, लॉजिक बनाना शुरू कर देगा बच्चा। इजी है भाई, कोई डाउट नहीं?
तो जी आज के लिए हम यहीं पर रोक रहे हैं। हाँ अक्षर सिंह, ये तीनों चीजें आ जाए, CCS, अरे वाह बेटा ये बढ़िया लिखा है। CCS हो जाता है, कंजर्वेशन हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है, और सीरीज में लगाना हो जाता है, सीरिएशन। तो तीनों चीजें हमारी कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसमें तो पूछ सकते हो, वरना कल की क्लास के लिए जो मैंने कहा था कि एक सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है, तो वो सरप्राइज मैं आज ओपन कर देता हूं। और सरप्राइज ओपन ये है कि आपके टेस्ट शुरू होंगे CDP के, और CDP के टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट कल की क्लास में रहेगा। कल की क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास आपका टॉपिक भी होगा, और टॉपिक के साथ टेस्ट भी लिया जाएगा। PDF की फॉर्म में टेस्ट होगा, आप लोगों के सामने टेस्ट यहां पर ओपन कर दिया जाएगा। समय सीमा आपको दी जाएगी एक सवाल के लिए 40 सेकंड से या 30 सेकंड, और फटाफट से हम टॉपिक को कवर करके फिर अपना टेस्ट भी पूरा करेंगे साथ के साथ। ठीक है भाई? अरे हार्ट अटैक कहाँ है ध्रुव भाई, सिंपल सा है, टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि देखिए कंटेंट डिलीवर करना अलग चीज है, लेकिन वो डिलीवर करने से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है या नहीं, वो क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चल पाएगा। ठीक है जी? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आज के लिए। अरे अक्षर सिंह, आपने पहले की क्लासेस नहीं ली है, इसका मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास आपने नहीं ली है। हाँ प्रीति जी, आप बेटा अपना एक क्वेश्चन एक बार मेरे पास सेंड कीजिए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये दो तरीके से काम करता है। बच्चा अगर अपने खिलौने खिलौने को पकड़ने के लिए भी अगर अपना हाथ बढ़ाता है तो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। क्लियर? पहला। दूसरा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है जो बच्चा सही सोच के साथ करता है, यानी कि ऑपरेटिव कंडीशंस में बच्चा जो करता है। तो एक बार आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है? हाँ तूबा काजिम बेटा बता दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना हम भी ध्यान रखते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो मेरा वेट कर रहा है काफी देर से। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।